ओके, तो देखो यहाँ एक अनस्टेबल न्यूक्लियस है और ये एक दूसरी न्यूक्लियस है। तो क्या होती है, इस अनस्टेबल न्यूक्लियस से अल्फ़ा या फिर बीटा पार्टिकल निकलेगी और ये दूसरी न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाएगी, ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। ओके, और ये जो प्रोसेस होती है ये स्पॉन्टेनियसली होती है, मतलब अनस्टेबल न्यूक्लियस जो है स्पॉन्टेनियसली एक दूसरी न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाती है। और इस प्रोसेस के दौरान, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, अल्फ़ा या बीटा पार्टिकल निकलती है। अल्फ़ा या फिर बीटा के निकलने के बाद गामा फोटोन भी रिलीज होगी। याद रखना, या तो अल्फ़ा निकलेगी उसके बाद गामा निकलेगी, या तो बीटा निकलेगी उसके बाद गामा निकलेगी। अल्फ़ा बीटा साइमल्टेनियसली नहीं निकलेंगे। ओके, तो ये जो फेनोमेना हमने देखा, इसी फेनोमेना को बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी, तो इसको हम समराइज कर देते हैं। रेडियो एक्टिविटी क्या है? एक फेनोमेनन है, एक फेनोमेनन है जिसमें क्या होती है, एक अनस्टेबल न्यूक्लियस ट्रांसफॉर्म हो जाती है एक दूसरी न्यूक्लियस में, दूसरी एलिमेंट की न्यूक्लियस में, और इस ट्रांसफॉर्मेशंस के दौरान अल्फ़ा या बीटा पार्टिकल रिलीज होती है और उसको फॉलो करता है गामा फोटोन। प्रोविडेड दैट ये जो ट्रांसफॉर्मेशंस हो रही है ये स्पॉन्टेनियस होनी चाहिए, खुद से होनी चाहिए। अब देखते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होती हैं। सो ऐसे एलिमेंट्स जो रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टी शो करती है, एग्जिबिट्स करती है, उन एलिमेंट्स को रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहते हैं। यानी ऐसे एलिमेंट्स जिनकी न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट होती है एक दूसरे एलिमेंट के न्यूक्लियस में, और इस डिसइंटीग्रेशन प्रोसेस के दौरान अल्फ़ा, बीटा और उसके बाद गामा फोटोन रिलीज होती है। तो इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं? यूरेनियम, थोरियम, पोलोनियम, प्लूटोनियम एट्सेट्रा। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। ऐसे एलिमेंट्स जो रेडियो एक्टिविटी प्रॉपर्टी एग्जिबिट्स करती है, यानी कि ऐसे एलिमेंट्स के न्यूक्लियस अनस्टेबल होते हैं और स्पॉन्टेनियसली डिसइंटीग्रेट होते हैं एक दूसरे एलिमेंट के न्यूक्लियस में, और जब ये डिसइंटीग्रेशन प्रोसेस होती है तो अल्फ़ा, बीटा और उसके बाद गामा फोटोन रिलीज होती है। अब हम देखेंगे रेडियो एक्टिविटी डीके प्रोसेसेस के टाइप। तो देखो, रेडियो एक्टिविटी डीके प्रोसेसेस टोटल 3 होते हैं। फर्स्ट को बोलते हैं अल्फ़ा डीके प्रोसेसेस, सेकेंड को बोलते हैं बीटा पार्टिकल डीके प्रोसेसेस, थर्ड को गामा डीके प्रोसेसेस। ओके, तो जो अल्फ़ा डीके प्रोसेसेस होती है, अल्फ़ा डीके प्रोसेसेस जो होगी उसमें अनस्टेबल न्यूक्लियस से अल्फ़ा पार्टिकल रिलीज होती है। और अल्फ़ा पार्टिकल कहते किसको हैं? हीलियम की न्यूक्लियस को। ठीक है, अल्फ़ा पार्टिकल क्या होती है? हीलियम की न्यूक्लियस। यानी कि अल्फ़ा पार्टिकल का इमिशंस होता है न्यूक्लियस से, और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? अल्फ़ा डीके। फिर आता है बीटा डीके। बीटा डीके में अनस्टेबल न्यूक्लियस से बीटा पार्टिकल रिलीज होती है, और बीटा पार्टिकल बोलते हैं इलेक्ट्रॉन को। बीटा पार्टिकल जो होती है वो होती है इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन।
दोनों में फ़र्क इतना ही है, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होती है और पॉजिट्रॉन के पास सेम अमाउंट में पॉजिटिव चार्ज होती है। और इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का मास जो है वो सेम होता है। ठीक है, तो पॉजिट्रॉन को प्रोटॉन से कंफ्यूज मत करना, क्योंकि पॉजिट्रॉन की जो मास होती है प्रोटॉन से काफ़ी कम होती है, हालांकि चार्ज सेम होते हैं। गामा डीके में क्या होती है, अनस्टेबल न्यूक्लियस से गामा फोटोन निकलती है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलती है। गामा वेव क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसकी वेवलेंथ काफ़ी कम होती है, फ्रीक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा होती है। वेवलेंथ का ऑर्डर होता है 10⁻12 मीटर से 10⁻14 मीटर के अराउंड। अब हम अंडरस्टैंड करेंगे डिसइंटीग्रेशन रेट को। डिसइंटीग्रेशन रेट को, ये होता क्या है, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं dN/dt। ओके, तो समझो हमारे पास एक सैंपल है, ठीक है, एक रेडियो एक्टिव मटेरियल की सैंपल है। इसमें क्या है, बहुत सारे मिलियंस में न्यूक्लियस पड़ी हुई है। क्लियर हुआ? तो मान लो किसी टाइम टी में जो अनस्टेबल न्यूक्लियस है इस रेडियो एक्टिव सैंपल में वो n है। ओके, और अब नेक्स्ट यानी t प्लस स्मॉल टाइम इंटरवल dt है ना, ऐड करेंगे तो जो इसकी न्यूक्लियस की संख्या होगी वो कम हो जाएगी, क्योंकि ये जो न्यूक्लियस हैं डिसइंटीग्रेट हो चुके होंगे कुछ अमाउंट्स में। तो मान लो इसकी जो संख्या हो गई n माइनस dn होगी। क्लियर हो? तो dt टाइम इंटरवल में कितनी न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट हो गई, dn, है ना। हम यह क्लियरली देख सकते हैं dt टाइम में कितनी डिसइंटीग्रेट हो गई, dn। ओके, तो ये जो रेशियो है dn यानी dn न्यूक्लियस जो कि डिसइंटीग्रेट हो गई dt टाइम में, इसी को बोलते हैं डिसइंटीग्रेशन रेट। क्योंकि कम हो रही है तो नॉर्मली इसके आगे में नेगेटिव साइन लगता है। ओके, क्योंकि टाइम बढ़ती है तो न्यूक्लियस की संख्या कम होती है, इसीलिए नेगेटिव साइन लगाते हैं। क्लियर हो गया? डिसइंटीग्रेशन रेट को हम किससे डिनोट करते हैं, -dn/dt से। अब हम देखेंगे रेडियो एक्टिविटी जो है, रेडियो एक्टिविटी वो एक न्यूक्लियर फेनोमेनन है, न्यूक्लियर फेनोमेनन है। ठीक है, इसके सपोर्ट्स में क्या आर्ग्यूमेंट है, देखो इसके सपोर्ट्स में आर्ग्यूमेंट्स ये है कि जो डिसइंटीग्रेशंस होती है, डिसइंटीग्रेशन, स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन जो होती है न्यूक्लियाई की, उसकी जो रेट है यानी dn/dt वो डिपेंड नहीं करती प्रेशर के ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर। यानी ये सारी जो चीज़ें हैं, प्रेशर, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन के ऊपर तो इम्पैक्ट डालता है, लेकिन जो न्यूक्लियाई की डिसइंटीग्रेशन रेट है, न्यूक्लियस के अंदर की जो चीज़ें हो रही है, जो फेनोमेना हो रही है, उसके ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं डालता। इसीलिए कहते हैं कि रेडियो एक्टिविटी जो है न्यूक्लियर फेनोमेना है। ओके, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, रेडियो एक्टिविटी न्यूक्लियर फेनोमेनन है। ये कैसे पता चलेगा, ये इसलिए पता चला क्योंकि जो डिसइंटीग्रेशन रेट है वो डिपेंड नहीं करते एक्सटर्नल प्रेशर, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, केमिकल कंपोजिशन, कुछ भी, एनीथिंग जो एक्सटर्नल्स हैं उसके ऊपर डिपेंड नहीं करते। अब हम अल्फा पार्टिकल को स्टडी करेंगे। ठीक है, सो देखो अल्फा पार्टिकल की जो मास होती है वो 4 यूनिट होती है, यानी यूनिफाइड मास, या इसी को बोल सकते हैं 4 AMU। और जो इसके ऊपर चार्ज होती है वो प्रोटॉन 2 टाइम्स प्रोटॉन के चार्ज के बराबर होती है।
क्लियर, 2 times charge on a proton, और प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कितनी होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अल्फा पार्टिकल होती बेसिकली क्या है, हीलियम की न्यूक्लियस। इसको ऐसे समझो, हीलियम जो एटम्स होती हैं उसमें क्या होते हैं, टोटल एटॉमिक नंबर इसकी 2 होती है, ठीक है। यानी ये न्यूक्लियस हो गई हीलियम, इसके आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, और न्यूक्लियस जो बनी हुई है वो किससे बनी हुई है, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन से। ओके, तो ये जो ऑर्बिट में घूम रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन, इसको अगर आप निकाल दो, ठीक है, तो क्या बचेगी, न्यूक्लियस बचेगी हीलियम की। इसी को बोलते हैं अल्फा पार्टिकल, यानी इसमें प्रोटॉन होंगे, न्यूट्रॉन होंगे, बट इलेक्ट्रॉन नहीं होगी। ओके, अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा पार्टिकल। प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, ठीक। तो देखो, अल्फा पार्टिकल जब भी निकलती है ना न्यूक्लियस से, तो लाइट की जो स्पीड होती है उसका 10%, समझ में आया, उस वेलोसिटी के साथ निकलती है। ओके, और ये इतनी ज़्यादा मोमेंटम कैरी करती है कि वे लिविंग सेल्स जो होते हैं बॉडी की, उसको डिस्ट्रॉय कर सकती है। पहली प्रॉपर्टी तो ये हो गई। बिकॉज ये अपने साथ चार्ज कैरी करती है, इसलिए ये आयोनाइज कर सकती है, यानी इसकी आयोनाइजिंग पोटेंशियल्स ज़्यादा होती है, पावर ज़्यादा होती है। आयोनाइजिंग पावर जो होती है अल्फ़ा बीटा गामा तीनों में कंपेयर करें तो सबसे ज़्यादा इसी की होती है, इसलिए मैंने 3 लाइन से ऊपर इसको किया। ओके, इसकी पेनिट्रेटिंग पावर अगर तीनों से कंपेयर करें अल्फ़ा बीटा गामा तो कम होती है इसकी पेनिट्रेटिंग पावर जो होती है, इसलिए 1 लाइन से मैंने किया। बीटा की मॉडरेट होती है, ठीक है, और गामा की सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि गामा जो है वो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी कैरी करती है, उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होता है। अल्फा पार्टिकल जब जिंक सल्फाइड स्क्रीन से टकराती है तो लाइट प्रोड्यूस होती है, यानी इल्यूमिनेशंस क्रिएट होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं फ्लोरोसेंट। ओके, यानी फ्लोरोसेंस क्रिएट करती है जब ये जिंक सल्फाइड से टकराती है। फोटोग्राफिक प्लेट को अफेक्ट करती है अल्फा पार्टिकल्स जो हैं, फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर इन्फ्लुएंस करती है। ओके, फिर इसी से आप सीख लो बीटा पार्टिकल्स, है ना। बीटा पार्टिकल की जो आयोनाइजिंग पावर होती है वो मॉडरेट होती है, क्लियर हो गई। ओके, और बीटा पार्टिकल की पेनिट्रेटिंग पावर भी मॉडरेट होती है, बीच में ही होती है। फ्लोरोसेंस वो भी शो करती है। ओके, और इसकी जो स्पीड होती है अल्फा पार्टिकल से ज़्यादा होती है, यानी इसकी जो स्पीड होती है लगभग 0.99 c। ओके, वहाँ तक 99% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट तक जा सकती है। ओके, और ये अल्फा पार्टिकल से ज़्यादा डैमेज कर सकती है ह्यूमन सेल्स को, यानी बायोलॉजिकल डैमेज जो है ये बहुत ज़्यादा कर सकती है। अगेन फोटोग्राफिक प्लेट्स वगैरह के ऊपर इम्पैक्ट डाल ही सकती है। ओके, आयोनाइजेशंस कर ही सकती है क्योंकि इसके ऊपर भी चार्ज होते हैं। अब आते हैं गामा। अब यहीं से समझो गामा रिलेट करते हुए, इसको मैं ग्रीन से करता हूँ, ठीक है। तो गामा तो स्पीड ऑफ लाइट से ही चलती है क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना। गामा की स्पीड क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट। आयोनाइजिंग पावर बिल्कुल ही नहीं होती है क्योंकि गामा अनचार्ज्ड होती है, न्यूट्रल होती है। ओके, पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा होती है तीनों से कंपेयर करें। ओके, फ्लोरोसेंस शो करती है। ओके, और
और ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट नहीं होती, जैसा कि अल्फ़ा और बीटा डिफ्लेक्ट होती है क्योंकि वो चार्ज्ड होते हैं। गामा भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ह्यूमन टिश्यू को, सेल्स को, क्योंकि इनके पास एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ही ज़्यादा होती है। गामा क्रिस्टल में जब जाती है तो उसके अंदर अगर कोई कमियां हो, कुछ क्रिस्टल में कह लो स्ट्रक्चर को स्टडी करना हो, क्रिस्टल स्ट्रक्चर को, तो उसमें भी गामा रे काम में आती हैं। अभी हम देखेंगे डिसइंटीग्रेशन एनर्जी। डिसइंटीग्रेशन एनर्जी, ठीक है। तो मैं इसको समझाता हूँ एक एग्जांपल की हेल्प से, मतलब अल्फ़ा डीके का मैं एक एग्जांपल लिख के समझाता हूँ। ओके, सो मान लो हमारे पास यूरेनियम पड़ी हुई है 238 वाली, और एटॉमिक नंबर इसकी होती है 92। इससे बन जाएगी थोरियम, क्लियर। और क्या निकलेगी साथ में? अल्फ़ा पार्टिकल, ठीक है। इसकी जो अल्फ़ा पार्टिकल की एटॉमिक नंबर क्या होती है? 2, मास नंबर 4 होती है। तो 92 में से 2 चली गई तो यहाँ बचेगी 90, और 238 से 4 चली गई तो ये बचेगी 234। ये हो गई अल्फ़ा डीके। ओके, अब इसकी डिसइंटीग्रेशन एनर्जी कैसे निकालेंगे उसको? तो जो भी मास है यूरेनियम का, ठीक है, ओके, उससे यानी जो रिएक्टेंट्स है यूरेनियम है जो कन्वर्ट हुई है थोरियम, सब्ट्रैक्ट कर देंगे मास ऑफ थोरियम प्लस मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, क्लियर। और इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर ऑफ स्पीड ऑफ लाइट से। तो ये जो एनर्जी मिलेगी इसी को बोलते हैं डिसइंटीग्रेशन एनर्जी, और दूसरा नाम है इसका क्यू वैल्यू। इसका दूसरा नाम क्या है? क्यू वैल्यू। कुछ लोग इसको क्यू कांस्टेंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो अल्फा डीके हुआ है उसमें कितनी एनर्जी निकली है? मास ऑफ यूरेनियम न्यूक्लियस माइनस मास ऑफ थ्योरम न्यूक्लियस प्लस मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे Ca² से, करेक्ट। तो टेक्निकली अब इसको अगर हम अलग कर दें तो ये हो जाएगी MuC² माइनस MTH प्लस M अल्फा Ca²। तो रिएक्टेंट की मास एनर्जी को सब्ट्रैक्ट करेंगे प्रोडक्ट की मास एनर्जी से, है ना। तो जो डिफरेंस मिलेगा वही है क्यू वैल्यू। तो क्यू वैल्यू क्या है? इट इज़ द डिफरेंस ऑफ मास एनर्जी ऑफ reactant, that is parent nucleus, and sum of products। क्लियर हो गया? इन सब को अच्छे से आपको नोट्स बनाना है और लिखने हैं। अब लगे हाथ में बीटा डीके का भी एक एग्जांपल दे देता हूँ। बीटा डीके का एग्जांपल दे देता हूँ, और मैं पॉजिट्रॉन वाला दूंगा, ठीक है, पॉजिट्रॉन वाला, क्लियर। सो बीटा प्लस बोल देता हूँ, बीटा प्लस, ठीक है। तो हम फॉस्फोरस लेंगे। फॉस्फोरस पेरेंट न्यूक्लियस है, यानी इसकी जो मास नंबर हो जाएगी 30 और एटॉमिक नंबर है 15। ये कन्वर्ट हो जाएगी, ट्रांसफॉर्म हो जाएगी सिलिकॉन में। सिलिकॉन की मास नंबर कितनी होती है? 30, और एटॉमिक नंबर कितनी होती है? 14, प्लस इससे क्या निकलेगी? एक इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो। इसको क्या बोलते हैं? न्यूट्रिनो, क्लियर। तो ये है एग्जाम्पल बीटा डीके का।
और अगर इसकी क्यू वैल्यू निकालनी हो तो कैसे निकालोगे? अगेन मास ऑफ फॉस्फोरस इंटू सी स्क्वायर, यानी मास एनर्जी ऑफ पेरेंट न्यूक्लियस, माइनस मास ऑफ सिलिकॉन सी स्क्वायर प्लस मास ऑफ पॉजिट्रॉन सी स्क्वायर, दैट्स इट। इसका नहीं डालना है। अब हम अंडरस्टैंड करेंगे लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके को। तो मैं हेडिंग डाल रहा हूँ लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। इस पोर्शंस में, सॉरी, हाँ, ये जो पोर्शंस है राइट साइड, इसमें मैं एक्सप्लेन करूँगा और लेफ़्ट साइड में मैं लिखूँगा। तो आपको लेफ़्ट साइड वाला इसी तरह नोट्स के लिए लिखना है, एग्ज़ाम्स के लिए लिखना है, और राइट साइड वाली पोर्शंस रफ कर लेनी है समझने के लिए। तो देखो एक सैंपल ले लेते हैं रेडियो एक्टिव मटीरियल का। हमने क्या किया, एक सैंपल। इस सैंपल में क्या होती है, बिलियंस ट्रिलियंस में क्या होंगे, एटम्स होंगे, रेडियो एक्टिव एटम्स होंगे। ओके, तो टी टाइम में जो न्यूक्लियस होगी इन एटम्स की वो एन होगी। और इनिशियली शुरुआत में जब टी इक्वल टू 0 थी, ओके, उस समय जो न्यूक्लियस की संख्या थी उसको हम मान लेते हैं एन नॉट। क्लियर हुआ? फिर से देखो टी प्लस डेल्टा टी टाइम में जो न्यूक्लियस की संख्या होंगी वो हो जाएंगी एन माइनस डी एन। तो इसकी जो डिसइंटीग्रेशन रेट हो गई है वो क्या हो गई है, माइनस डी एन बाई डी टी। करेक्ट? तो ये जो डिसइंटीग्रेशन रेट है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है शुरुआत में जो आपके पास क्या थे, न्यूक्लियस थे। ठीक है, यानी टी टाइम में न्यूक्लियस थे। क्लियर? तो टी टाइम में जो डिसइंटीग्रेशन रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी उस समय जो न्यूक्लियस की संख्या थी। यही है रेडियो एक्टिव डीके का लॉ। फिर से मैं बता दूं, किसी भी इंस्टेंट में डिसइंटीग्रेशंस का जो रेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उस इंस्टेंट में न्यूक्लियस की संख्या कितनी है टोटल। ओके, तो मैं इसी चीज़ को लिख देता हूँ यहाँ पे। एट एनी इंस्टेंट the rate of disintegrations, the rate of radioactive disintegration is directly proportional to the number of nuclei प्लूरल होता है, of the radioactive element। ओके, तो इसी को हम कैसे लिख सकते हैं मैथमेटिकली, जो माइनस डी एन बाई डी टी यानी डिसइंटीग्रेशन रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एट टाइम टी। तो अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस डी एन बाई डी टी, प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटाना, एक कांस्टेंट डालेंगे लैम्डा इनटू
एन। अब ये जो कांस्टेंट है ये है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ये मटेरियल पे डिपेंड करेगा। हर एक रेडियो एक्टिव मटेरियल्स की अपनी एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लैम्डा होगी, और इसी को बोलते हैं डीके कांस्टेंट, इसी को बोलते हैं डीके कांस्टेंट। ओके, अब मैं इसको हटाता हूँ और इसको आगे करते जाता हूँ। फिर देखो, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं डी एन बाय लैम्डा इक्वल टू एन डी टी, है ना। सॉरी, एक सेकेंड, इसको डायरेक्ट मैं कर देता हूँ। अगर n नीचे आ जाए तो हम इसको इंटीग्रेट कर पाएंगे, तो इसीलिए माइनस लैम्डा डी टी कर देते हैं। ओके, n को मैंने इधर ले लिया और डी टी को उस साइड कर दिया। ओके, अब ये इंटीग्रेटेबल है, हम इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो n कहाँ से कहाँ जाएगी और t कहाँ से कहाँ जाएगी, तो हमें t लेना है 0 से स्मॉल t तक ही। तो जब टाइम 0 थी तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितनी थी, n0। मैंने यहाँ आपको दिखाया हुआ है ना, ये वाला। टाइम जब 0 थी तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितनी थी, n0, और t टाइम में कितनी हो गई, n। सो ये n0 से n होगी, t टाइम में कितनी है, n, और 0 में n0। नीचे ले लेते हैं, dn अपॉन n है, यानी 1 अपॉन n का इंटीग्रेशंस क्या होगा, नेचुरल लॉग n, और ये हो गई n0, और ये हो गई n, और ये हो जाएगा माइनस लैम्डा t 0 से t। ओके, तो ये हो गया ln n माइनस ln n0 इक्वल टू माइनस लैम्डा t। इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं लॉग का प्रॉपर्टी यूज के, n बाय n0 इक्वल टू माइनस लैम्डा t। थोड़ा और आगे जाएं तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं n बाय n0 इक्वल टू e रेज टू माइनस लैम्डा t। इसको ऐसे समझना, ठीक है, समझने के लिए अगर log a b c है तो बेस क्या है, b रेज टू c इक्वल टू a हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, log बेस e है n बाय n0 इक्वल टू माइनस लैम्डा t। तो यहाँ जो c है वो माइनस लैम्डा t है, यहाँ जो b है वो e है, और यहाँ जो a है वो n बाय n0 है। इसीलिए मैंने लिखा है n बाय n0 इक्वल टू ई रेज टू माइनस लैम्डा टी। अगर ना बेस दिया हुआ है नेचुरल लॉग में तब भी आपको समझना है कि बेस क्या है, यहाँ पे ई है। तो n इक्वल टू क्या हो गई अब, n0 ई रेज टू माइनस लैम्डा टी। ओके, तो ये है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी। लिख देते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी। ऑल क्लियर। तो हमें क्या आया है, n इक्वल टू n0 ई रेज टू माइनस लैम्डा टी। अब इसके लिए ग्राफ अगर आप प्लॉट करोगे, देखो यहाँ पे टाइम एक्सिस डालना है और यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होगा। ओके,
यहाँ पे डालता हूँ नंबर ऑफ अनडीकेड, मतलब जिसकी डिसइंटीग्रेशन नहीं हुई है, अनडीकेड न्यूक्लियॉन्स। क्लियर? तो जब टाइम 0 था तो हमारे पास मैक्सिमम न्यूक्लियॉन्स थे और उनकी वैल्यू क्या थी, n0। क्लियर हुआ? ओके। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा हमारी न्यूक्लियॉन्स घटती जाएगी, क्योंकि डिसइंटीग्रेशंस होता जाएगा। और वो कैसे घटेगी, एक्सपोनेंशियली, तो कुछ इस तरह से घटेगी। ओके, क्लियर हुआ? तो तो ये था ग्राफ। अब हम पढ़ेंगे हाफ लाइफ क्या होती है। हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। क्लियर? तो बेसिकली हाफ लाइफ होती है, इसको भी पहले हम रफ में समझेंगे और फिर यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ओके, रफ में समझने के बाद हम उसको वहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो देखो हाफ लाइफ क्या होती है, जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो मान लो एक सैंपल है ना, इसमें इनिशियली कितने थे, एंड नॉट न्यूक्लियाई थी, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई थी। तो इस सैंपल की जो न्यूक्लियाई आधी डिसइंटीग्रेट हो गई, तो कितनी बचेगी, n0/2। यानी आधी डिसइंटीग्रेट होने में जितनी टाइम लगेगी उसी टाइम को हम क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ। ओके, तो देखो एक्सपोनेंशियल वाला हमारा रिलेशंस क्या था, n = n0 e⁻⁻λt। क्लियर? तो n कितनी हो जाएगी, n0, n कितनी हो जाएगी, n0/2, सॉरी आधी हो गई। तो उस समय जो टाइम लगेगा उसको हम हाफ लाइफ बोलते हैं, और उस टाइम को हम डिनोट करते हैं t1/2 से, t सबस्क्रिप्ट 1/2। ये n0 और ये n0 क्या हो गई, कैंसिल हो गई। ओके, तो ये क्या बचा, 0.5 = e⁻⁻λt 1/2। अब हम दोनों साइड लॉग ले लेंगे, तो ये हो जाएगा ln 0.5 और यहाँ हो जाएगा ln e⁻⁻λt हाफ लाइफ। तो ये हो गई ln 0.5 = ये हो जाएगा -λt 1/2 = ln e। ln e की वैल्यू 1 होती है। ओके, तो बेसिकली ये हो गई ln 0.5 = -λt 1/2। सो अगर हम इसको ln 0.5 को 1/2 भी लिख सकते, तो ये हो गई -λt 1/2, और ये हो जाएगी ln 1 - ln 2 = -λt 1/2। ln 1 क्या हो गई, 0, ln 1 की 0 - ln 2 क्या हो जाएगी, -ln 2 = -λt 1/2। तो यहाँ से क्लियर रिलेशन हमें मिलेगा, ये माइनस कैंसिल। तो जो हाफ लाइफ है वो हो गई ln 2/डीके कांस्टेंट, और जो डीके कांस्टेंट है वो हो गई ln 2/हाफ लाइफ। तो हाफ लाइफ और डीके कांस्टेंट एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। ओके,
और ln2 की वैल्यू होती है 0.693। तो आप चाहो तो ln2 के जगह पे 0.693 लिख सकते हो। ओके, तो यही है रिलेशंस हाफ लाइफ और डीके कांस्टेंट के बीच में। अब हाफ लाइफ की डेफिनेशन आप आराम से बना सकते हो, तो चलो हम डेफिनेशंस बनाते हैं। तो हाफ लाइफ की डेफिनेशंस क्या होगी? एवरेज टाइम इंटरवल एट, समझ में आया, विच इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई disintegrate into its half। ओके, सो हाफ लाइफ भी समझ में आ ही गई होगी। अब हम लर्न करेंगे एक्टिविटी। एक्टिविटी ऑफ अ सैंपल ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट। ओके, तो देखो इसमें क्या होता है। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे एक्टिविटी होती क्या। तो जो एक्टिविटी है, एक्टिविटी ये और कुछ नहीं, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ही है। द रेट ऑफ disintegration of a sample of a radioactive element। यानी रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन क्या आता है? dn माइनस डी एन बाई डी टी। अगर मॉडुलस में लिखो तो क्या हो गई? dn बाई डी टी। इसी को क्या बोलते हैं? एक्टिविटी। और एक्टिविटी को ए से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं एक्टिविटी को? ए से। हो गया। और हमें पता है dn बाई डी टी जो होती है वो क्या होती है? इसको बोलते हैं डीके कांस्टेंट इनटू नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एट दैट टाइम, है ना। फिर से मैं रिपीट कर दूँ, डीके कांस्टेंट, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एट दैट टाइम। लॉज ऑफ रेडियो एक्टिविटी डीके से हमने ये किया है। ओके, तो इसी क्वेश्चंस को आप ऐसे लिख सकते हो, ए इक्वल टू लैम्डा एन। तो इनिशियली शुरुआत में जब टाइम 0 थी तो एन कितनी थी? एन नॉट। ओके, और उस समय क्या हो जाएगा? ए आपकी ए नॉट। ऑल क्लियर? तो आप यहाँ से क्लियरली देख सकते हो ए बाई ए नॉट जो होगी, या ए नॉट बाई ए होगी, वो क्या हो जाएगी? एन नॉट बाई एन। ओके, और हम एन नॉट को तो एन नॉट ही लिखेंगे, एन को क्या लिख सकते हैं? एन नॉट ई रेज टू माइनस लैम्डा टी, है ना। तो यहाँ से एन नॉट और एन नॉट कैंसिल हो गई। ऑल क्लियर? तो आप ए नॉट बाई ए को लिख सकते हो 1 बाई ई रेज टू माइनस लैम्डा टी। ऑल क्लियर? तो यहाँ से ए इक्वल टू मिल गया ए नॉट इंटू ई रेज टू माइनस लैम्डा टी। ऑल क्लियर? तो
अब अगर दोनों साइड हम लॉग ले लें तो ये क्या हो जाएगी ln a, और या इसको ऐसे कर देते हैं a0/a करके लॉग लेते हैं, ठीक है। a/a0 ln इक्वल टू ये हो जाएगी ln e⁻⁻t। तो ln a/a0 इक्वल टू ये हो गई -λt। तो बेसिकली ln a0/a जो हो गई वो हो गई λt, ठीक है। हम एक्सचेंज करेंगे तो यहाँ की सिंबल जो होगी वो बदल जाएगी। ओके, दैट्स इट। सो लैम्डा इक्वल टू क्या आ गई, डी के कॉन्स्टेंट ln a0/a क्लियर अपॉन t। तो ये ध्यान रखना। SI यूनिट जो होती है एक्टिविटी की वो होती है बकरल, BQ से डिनोट करते हैं और बोलते हैं बकरल, BECQUEREL, बकरल। ओके, या डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, डिसइंटीग्रेशंस पर सेकेंड, ओके, यानी 1 डिस पर सेकेंड। ये दोनों ही इक्वल होते हैं, 1 बकरल इक्वल टू 1 डिसइंटीग्रेशंस पर सेकेंड्स। कुछ और भी यूनिट्स होती है जिसको क्यूरी यूनिट बोलते हैं, ठीक है, जो कि 3.7 इंटू 10⁻10 बकरल के बराबर होती है, यानी 1 CI इक्वल टू 3.7 इंटू 10⁻10 बकरल। क्लियर। अब एक सिर्फ फॉर्मूला लिख रहा हूँ, इसकी डेरिवेशंस ज़्यादा नहीं पूछते, लेकिन फार्मूला न्यूमेरिकल्स के लिए पूछ लेते हैं। टाउ ये है एवरेज लाइफ, ठीक है, एवरेज लाइफ ऑफ अ अनस्टेबल रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस, और ये होती है 1/d के कांस्टेंट के बराबर। ओके, यानी हाफ लाइफ अपॉन 0.693, यानी हाफ लाइफ अपॉन ln2। क्लियर। याद रखना ये एवरेज लाइफ है एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस की। अब इस डायग्राम पे आते हैं फिर से। तो n0/2 यानी यहाँ इस समय जो टाइम होगी, है ना, वो क्या हो जाएगी, हाफ लाइफ। क्लियर हुआ।